एवरीवन, मैं लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था राइट। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन केस में मैंने बोला था वी हैव टू प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, वी हैव टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड इनमें वी हैव टू प्रिपेयर व्हाट बैलेंस शीट। ध्यान देना, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। आई मीन whenever we prepare receipt and payment account, we will consider all the cash receipts during the year and all the cash payments made during the year. क्या बोला मैंने? all cash receipts made during the year, all cash receipts received during the year and all cash payments made during the year. तो कैश सिस्टम पे वो बनाया जाएगा, जितने भी पैसे आए पूरे साल में, जितने भी पैसे गए पूरे साल में, जितने भी पैसे आए और जितने भी पैसे गए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जितने भी पैसे आए जितने भी पैसे गए वो राइट रिसीट पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा, इरिस्पेक्टिव दे बिलोंग्स टू करंट ईयर, दे बिलोंग्स टू प्रीवियस ईयर, दे बिलोंग्स टू नेक्स्ट ईयर. Like subscription can be received for the previous year in the current year as it was not received in the last year. Some of the members may pay you subscription in advance of the next year in the current year and remaining members will pay you in the same year. तो रिसीट साइड पे कोई चीजें प्रीवियस ईयर के बिलोंग कर सकती है जो लास्ट ईयर में रिसीव नहीं हुई इस ईयर में आ गई, कोई चीजें नेक्स्ट ईयर के लिए बिलोंग कर सकती है नेक्स्ट ईयर के इस ईयर में आ गए और बाकी चीजें करंट ईयर की होगी. एट द सेम टाइम पेमेंट साइड पे भी कोई पेमेंट्स तुम्हारे प्रीवियस ईयर के हो सकते हैं. एक लास्ट ईयर में पेमेंट नहीं किया था इस ईयर में पेड किया, लाइबिलिटी का पेमेंट हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का पेमेंट हो गया. समझ में आ रहा है क्या? कुछ पेमेंट्स नेक्स्ट ईयर के लिए हो सकते हैं, तुमने एडवांस में पेड किया, एंड कुछ पेमेंट्स करंट ईयर के होंगे. तो रिसीव पेमेंट करते टाइम हम ये नहीं डिस्कस करते कि वो करंट ईयर का है या प्रीवियस ईयर का है या नेक्स्ट ईयर का है. किसी भी ईयर की रिसीट हो सकती है, किसी भी ईयर का वो पेमेंट हो सकता है. अगर वो करंट ईयर में हुआ है तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आएगा, अगर वो करंट ईयर में हुआ है तो वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आएगा. सेकंड, ध्यान देना, सेकंड राइट, उसमें कैपिटल आइटम्स भी हो सकते हैं, रेवेन्यू आइटम्स भी हो सकते हैं. कैपिटल आइटम मतलब बैलेंस शीट के आइटम्स भी हो सकते हैं, रेवेन्यू आइटम्स मतलब इनकम एक्सपेंडिचर के भी आइटम्स हो सकते हैं. तो रिसीट पेमेंट थोड़ा न्यूट्रल है, ऐसे बोल सकते हो, सब कुछ आता है उसमें. किसी भी ईयर के पैसे तो आएंगे, अगर करंट ईयर में आए हैं या करंट ईयर में गए तो राइट. कोई भी आइटम रहेगा, कैपिटल आइटम रह सकता है, रेवेन्यू आइटम रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं. So that is your receipt and payment account prepared on the receipt and payment cash system of accounting and not accrual system of accounting. इसलिए तुम्हें ना receipt and payment में कोई नॉन कैश ट्रांजैक्शन नहीं मिलेगा. एक भी नॉन कैश ट्रांजैक्शन receipt पेमेंट में हो ही नहीं सकता, बिकॉज वो बना है कैश सिस्टम पे जा रहा है. एग्जाम्पल, डेप्रिसिएशन यू विल नेवर फाइंड इन receipt and payment. बैड डेट्स हुए यू विल नेवर फाइंड इन receipt and payment. कोई पेएबल्स, कोई रिसीवेबल्स तुम्हें रिसीव पेमेंट में नहीं मिलेंगे. व्हाई? बिकॉज वी प्रिपेयर राइट रिसीव पेमेंट ऑन द कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो डेप्रिसिएशन कभी भी तुम्हें रिसीव पेमेंट में नहीं मिलेगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नाउ ऑन द कंट्री जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक है, ध्यान देना, जब मैं बात कर रहा हूं राइट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, जब मैं बात कर रहा हूं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन, बोलो मुझे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन विच सिस्टम? राइट, एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. एक्रूअल मतलब इनकम्स आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर एक्रूड, एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर इनकर्ड. जब इनकम एक्रू करते हैं तब हम रिकॉर्ड करते हैं, ना कि जब रिसीव होती है. मतलब हमारे केस में रिसीवेबल्स भी हो सकते हैं, रिसीव एडवांस हो सकता है. समझ में आ रहा है क्या? इनकम रिसीवेबल है, हम इनकम दिखाएंगे, मतलब इवन तो नॉट रिसीव्ड स्टिल हम उसको इनकम दिखाएंगे बिकॉज वो रिसीवेबल है. एंड इनकम रिसीव्ड एडवांस है तो भी हम इनकम नहीं दिखाएंगे, बिकॉज भले ही पैसा है तो भी इनकम नहीं दिखाएंगे, बिकॉज दिस डज नॉट बिलोंग टू करंट ईयर. So always remember, incomes are recorded on accrual system of accounting. Incomes are recorded on accrual system of accounting. I mean, right? Incomes are recorded if they are accrued, if they are earned, and not on receipt basis. तो जब हम इनकम कैलकुलेट करते हैं तो हम करंट ईयर की इनकम ढूंढते हैं, whether it is received or not received.
अगर हमें कोई नेक्स्ट ईयर के पैसे इस ईयर में देता है तो भी हम इनकम नहीं दिखाते हैं, बिकॉज इट डज नॉट पर्टेन टू करंट ईयर। ऑन द कॉन्ट्री, जो मैं पेमेंट्स की एक्सपेंसेस की बात करता हूं, एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ऑन विच बेसिस, इंकर्ड बेसिस। जब हम एक्सपेंस इंकर्ड करते हैं तब हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, ना कि ऑन द पेमेंट बेसिस। तो इवन दो एक्सपेंस इज नॉट पेड बट बिलोंग्स टू करंट ईयर, हम उसको पेएबल बोल के एक्सपेंस बुक करते हैं। अगर एक्सपेंसेस नेक्स्ट ईयर के हमने इस ईयर में पेड किया है, भले ही पेड हुआ है, फिर भी हम उसको एक्सपेंस बुक नहीं करते, बिकॉज वो क्या है, प्रीपेड है, वो नेक्स्ट ईयर का है। तो ऑलवेज रिमेंबर, इनकम्स आर रिकॉर्डेड व्हेन अर्न्ड, इनकम्स आर रिकॉर्डेड व्हेन अर्न्ड एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन एक्रूड। यही होती है तुम्हारी मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग और एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। We don't record incomes on receipt basis. We don't record expenses on payment basis. Please try to understand. तुम्हें ये समझ में आना चाहिए। तो जब मैं एक्सपेंस कैलकुलेट करता हूं, तो करंट ईयर के एक्सपेंस अगर मैंने पेड किए तो एक्सपेंस है, और अगर करंट ईयर के एक्सपेंस मैंने पेड नहीं किए तो भी मैं एक्सपेंस दिखाऊंगा ऑन पेएबल बेसिस, एड इन एक्सपेंस, एड इन लायबिलिटी। बट अगर मैंने नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंसेस करंट ईयर में पेड किए, नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंस करंट ईयर में पेड किए, I will not show it as an expense. It's an expense of the next year. It's a prepaid minus from expense add in asset. अगर मैंने लास्ट ईयर के एक्सपेंसेस करंट ईयर में पेड किए तो भी वो इस ईयर का एक्सपेंस नहीं, वो लास्ट ईयर का एक्सपेंस था जिसको तुमने पेएबल बेसिस पे बुक किया था, उस लायबिलिटी का आज पेमेंट कर रहे हो। तो ध्यान देना, करंट ईयर में करंट ईयर के एक्सपेंस पेड हो रहे हैं, वो तो एक्सपेंस ही है। करंट ईयर में लास्ट ईयर के एक्सपेंस पेड हो रहे हैं, वो लायबिलिटी का पेमेंट है। एंड करंट ईयर में नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंसेस का पेमेंट हो रहा है, वो असेट है। एंड कुछ एक्सपेंसेस पेड ही नहीं हुए, भले ही पेड नहीं हुए तो भी वो एक्सपेंस है पेएबल बेसिस पे। दैट इज कॉल्ड एज एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। हम मैचिंग करते हैं करंट ईयर का कितना है, चाहे तुमने पेड किया है या नहीं किया है। कभी कभी करंट ईयर के एक्सपेंस लास्ट ईयर में पेड हुए होते हैं, पेमेंट लास्ट ईयर में हुआ है बट एक्सपेंस इस ईयर में बुक कर रहे हो, तब तुमने प्रीपेड बोला था, आज उसको एक्सपेंस बोल रहे हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यू शुड अंडरस्टैंड दैट हम एक्रूअल सिस्टम फॉलो करते हैं। इनकम केस में वैसे होता है, अगर करंट ईयर की इनकम मुझे करंट ईयर में मिली है, इनकम है, बट अगर मुझे किसी ने लास्ट ईयर की इनकम इस ईयर में लाके दी है, तो भले ही पैसे इस ईयर में आ रहे हैं बट वो इस ईयर की इनकम नहीं, वो लास्ट ईयर की इनकम थी, मैंने रिसीवेबल बेसिस पे उसको बुक किया था, आज मुझे वो रिसीवेबल रिसीव हो रहे हैं, इनकम नहीं हो रही है, एसेट रिकवर हो रही है। कोई लोग मुझे नेक्स्ट ईयर की इनकम इस ईयर में लाके दे रहे हैं, तो भले ही पैसे इस ईयर में आ रहे बट इनकम इस ईयर की नहीं है, मैं उसको क्या दिखाऊंगा, मैं उसको लायबिलिटी दिखाऊंगा, रिसीव्ड इन एडवांस। कभी कभी तो इस ईयर की इनकम रिसीव्ड ही नहीं है, ना ही पहले ना ही अब भी, कभी बाद में मिलेगी, तो भी मैं इनकम दिखाता हूं, इवन दो इट इज नॉट रिसीव्ड, आई विल शो इनकम। एंड कोई लोगों ने इस ईयर के पैसे मुझे लास्ट ईयर में दिए होते हैं, भले ही पैसे लास्ट ईयर में आए बट इनकम इस ईयर में बुक करूंगा। So I don't go income as per receipt. I go as per timing when I earn it. टाइमिंग के हिसाब जाते हैं इनकम एक्सपेंडिचर में। करंट ईयर का कितना एक्सपेंस है, करंट ईयर का कितना इनकम है, चाहे तुमने पेड किया है या नहीं किया है। Are you getting my point? So always remember, receipts are during the year, incomes are for the year, payments are during the year, expenses are for the year. For the year मतलब उस ईयर के। तो जब हम इनकम एक्सपेंडिचर करते हैं, we follow accrual system of accounting, we follow mercantile system of accounting and not the cash system accounting. इसमें तुम्हें नॉन कैश ट्रांजैक्शंस भी मिलेंगे, एग्जांपल्स रिसीवेबल्स लाइक पेएबल्स, डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स मिल सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसमें नॉन कैश ट्रांजैक्शंस भी होते हैं। रिसीव पेमेंट में नॉन कैश का कोई सवाल है क्या? नहीं। एंड इनकम एक्सपेंडिचर जस्ट फॉर द ईयर होता है, उस ईयर के इनकम्स एंड उस ईयर के एक्सपेंसेस, ये दोनों में फर्क है। रिसीव पेमेंट जनरली स्टार्ट्स विद ओपनिंग बैलेंस एंड ऑलवेज एंड्स विद क्लोजिंग बैलेंस। अब बहुत रेयरेस्ट सीन आ गया कि जितने रिसीट्स है उतने पेमेंट, इसलिए क्लोजिंग बैलेंस है। समझ में आ रहा क्या? हाँ, अगर फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस है तो ओपनिंग बैलेंस नहीं रहेगा, क्लोजिंग तो जनरली रहेगा ही।
समझ में आ रहा है? इनकम एक्सपेंडिचर नेवर स्टार्ट्स विद ओपनिंग बैलेंस एंड जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो सरप्लस या डेफिसिट होता है. इफ इनकम इज मोर देन एक्सपेंस इट्स ए सरप्लस. इफ एक्सपेंडिचर इज मोर देन इनकम इट्स ए, क्या बोला मैंने, एक्सपेंडिचर मोर देन इनकम इज ए डेफिसिट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड हम उसको कैपिटल फंड में एडजस्ट करते हैं, सरप्लस को कैपिटल फंड में ऐड करते हैं, डेफिसिट को कैपिटल फंड से माइनस करते हैं, मतलब इनकम एक्सपेंडिचर ओपन होके तुरंत क्लोज हो जाता है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये समझ में आना चाहिए. मैंने लास्ट में तुम्हें एक फॉर्मूला सिखाया था और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था वो. इफ यू रिमेंबर, यस, मैंने तुम लोगों को बोला था मुझे रिसीट से कहां पे जाना है, रिसीट्स ड्यूरिंग द ईयर से जाना कहां पे, बोलो मुझे. रिसीट्स ड्यूरिंग द ईयर से मुझे कहां पे जाना है, इनकम फॉर द ईयर. मुझे रिसीट्स ड्यूरिंग द ईयर से इनकम फॉर द ईयर जाना है. मुझे रिसीट से क्या ढूंढना है, इनकम. एंड दूसरा है कि मुझे पेमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर से क्या ढूंढना है, एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर. हाउ यू कैलकुलेट इट? मैंने बोला था रिसीट ड्यूरिंग द ईयर से मुझे इनकम फॉर द ईयर ढूंढना है, मतलब मुझे रिसीट पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर जाना है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इनकम रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, इनकम रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ध्यान देना, जो भी पैसे मिले वो, प्लस आउटस्टैंडिंग फॉर द आउटस्टैंडिंग एट द एंड. क्या क्या मैंने, आउटस्टैंडिंग एट द एंड. इस ईयर के एंड में जो आउटस्टैंडिंग है ये इस ईयर की इनकम है जो कब मिलेगी, नेक्स्ट ईयर में. तो एड इन इनकम, एड इन एसेट, माइनस करूंगा आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग. लास्ट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है, इस ईयर के बिगिनिंग में जो आउटस्टैंडिंग है वो लास्ट ईयर के पैसे इस ईयर में रिसीव हो रहे हैं. तो इस ईयर की इनकम नहीं, वो कब की इनकम है, लास्ट ईयर. इसलिए मैं आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग को क्या करूंगा, माइनस. क्लियर है? प्री रिसीव्ड एट द एंड, रिसीव्ड एडवांस एट द एंड. इस ईयर के एंड में मुझे एडवांस मिला, मतलब इस ईयर के एंड में मुझे कौन सी ईयर का एडवांस मिला होगा, नेक्स्ट ईयर का. रिसीव एडवांस एट द एंड. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इस ईयर में मुझे नेक्स्ट ईयर के पैसे मिल गए, नेक्स्ट ईयर के पैसे इस ईयर में आ गए. ये इस ईयर की इनकम नहीं, कौन सी ईयर की इनकम है, नेक्स्ट ईयर की. तो मैं इसको इनकम, इस ईयर की इनकम क्या करता हूं, माइनस करूंगा और लायबिलिटी में शिफ्ट कर दूंगा. वैसे ही इस ईयर के पैसे अगर मुझे किसी ने लास्ट ईयर में एडवांस में दिए होगे तो वो लास्ट ईयर में रिसीव एडवांस था या बिगिनिंग में रिसीव एडवांस था, तब मैंने लायबिलिटी में शिफ्ट किया था. आज मुझे उसको कहां पे लेके आना है, इनकम में. तो रिसीव एडवांस एट द बिगिनिंग में क्या करूंगा, ऐड करूंगा. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन असेट्स के आइटम्स होते हैं, ओपनिंग वाला ओपनिंग, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग. एंड रिसीव एडवांस लायबिलिटी का आइटम होता है, ओपनिंग वाला ओपनिंग, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग. एंड ये करने के बाद मुझे मिलेगा इनकम फॉर द ईयर. यही सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी होता है, क्योंकि तो मैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस ले रहा हूं, मतलब ये क्या है तुम्हारा, राइट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी है. बाजू में लिख लेना, दिस इज वन. अब पेमेंट से एक्सपेंडिचर करें स्टार्ट. चलो, अगर मुझे पेमेंट से एक्सपेंडिचर जाना है तो कैसे कैलकुलेट करूंगा, नहीं सर, मैंने होमवर्क, नो सर माफ कर दो मैडम, बाद में मोबाइल खेलो. गुड मैडम, बहुत अर्जेंट है, सुबह सुबह सर गुड मॉर्निंग का रिप्लाई आया सर. होता है संजय मैडम, आजकल तुम्हें भी नहीं आ रहे, सबको बाकी लोगों को आ रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए मैडम, अब नहीं करने का.
सबको नहीं आता है तो आगे पेमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर, मुझे मत करा। हाँ, मैंने अभी तक दिवाली के लोगों को रिप्लाई नहीं किया, ठीक है, नेक्स्ट दिवाली में करूंगा। पेमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर एज पर रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट। कल इको की टेस्ट है, मैंने पहले ही बोला था 5 तारीख को इको की टेस्ट है, बी रेडी। 100 मार्क्स की टेस्ट है। मेरा अकाउंट्स का लेक्चर होगा ना, उसके बाद तो ना, ठीक है। पेमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर, मैथ्स तुम 2 मंथ से आप पढ़ रहे हो रहे, इतना क्या क्या तो मैथ्स क्या दुनिया से परे है क्या, इतना क्यों टेंशन ले रहे हो? हाँ, कब से पढ़ रहे हो? दिवाली के पहले से पढ़ रहे हो, बराबर। एक सब्जेक्ट नहीं है, बैलेंसिंग करना आना चाहिए, सीए में वो इंपॉर्टेंट है। एक में 100 लाओगे, दूसरे में 13 लाओगे तो भी फेल हो, पता है ना। पेमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर एज पर रिसेंट पेमेंट अकाउंट, क्लियर है? पेमेंट्स मेड ड्यूरिंग द ईयर एज पर रिसेंट पेमेंट अकाउंट, ऐड outstanding at the end, outstanding at the end, oh my god, outstanding at the end minus outstanding at the beginning। और वैसे भी तुमने एक बार पढ़ा है तो इतना टाइम नहीं लगेगा तुम्हें, रिवीजन पर रिवीजन करने में टाइम नहीं लगता। आप हिंदी मैडम बोल रहे सर कब मैंने पढ़ा है, फर्स्ट पेपर अभी जो हुआ नहीं पढ़ा है तो अब एक बार पढ़ लो मैडम, कोई बहाने पढ़ना तो होगा। आउटस्टैंडिंग एट द एंड क्यों ऐड कर रहे हो? बिकॉज जो इस ईयर का आउटस्टैंडिंग है जो कब पेड होगा, नेक्स्ट ईयर में है। एक्सपेंस इस ईयर का बट पेमेंट हुआ नहीं है, तो हम एक्सपेंस में ऐड करेंगे, लायबिलिटी में भी ऐड करेंगे। दूसरा, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग मतलब क्या, लास्ट ईयर का था इस ईयर में पेड हुआ होगा, लास्ट ईयर का था इस ईयर में पेड हुआ। हम ये एज्यूम करते हैं कि जो भी आउटस्टैंडिंग है बिगिनिंग में वो इस ईयर में क्लियर हुआ जाता है, यही मानते हैं। आउटस्टैंडिंग इनकम बिगिनिंग में थी, वो इस ईयर में रिसीव हुई, यही एज्यूमशन होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस थे बिगिनिंग में, इस ईयर में पेड हुए, ये एज्यूमशन होता है, क्योंकि हम ईयर ऑन ईयर नहीं जा रहे, हम ओवरऑल बेसिस पे जा रहे। तुम 12th में ईयर ऑन ईयर जाते हो, वो एकदम वाहियात तरीका है, बट ऑप्शन नहीं। समझ में आ रहा है क्या? वहां पे इंफॉर्मेशन वैसे दी जाती है, इसकी वजह से। तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, लास्ट ईयर के एक्सपेंस इस ईयर में पेड हो रहे, इसलिए वो एक्सपेंस नहीं है, वो लायबिलिटी का पेमेंट होता है। प्लस सॉरी माइनस प्रीपेड एट द एंड, पेड इन एडवांस एट द एंड। प्रीपेड एट द एंड, प्रीपेड एट द एंड, ओ माय गॉड, प्रीपेड एट द एंड। समझ में आ रहा है कि मैडम क्या होता है प्रीपेड एट द एंड? प्रीपेड एट द एंड मतलब क्या, इस ईयर के एंड में नेक्स्ट ईयर का पेड किया है, वो नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस है, इस ईयर का नहीं, वो असेट में शिफ्ट होता है। एंड इस ईयर का तुमने लास्ट ईयर में जो पेड किया होगा मैडम, वो प्रीपेड एट द बिगिनिंग होगा, बराबर ना। लास्ट ईयर के एंड का प्रीपेड इस ईयर का एक्सपेंस होगा, वो ऐड होगा। ये करने के बाद तुम्हें क्या मिलेगा, 2 चीजें ऐड, 2 चीजें माइनस। यू विल गेट एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर। गुड मैडम, शिंदे मैडम लिखो, लिखते नहीं, कुछ नहीं लिखा है कि मैडम? गुड सर, मैंने 12th में ही लिखा था जब आपने लास्ट में वो कॉलमनार फॉर्म के क्वेश्चंस लिए थे। गलती से मैं कल की नोटबुक लेके आ गई सर, तो उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है, कल की मतलब अकाउंट्स क्या रही, कल की मूवी नहीं रही। एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ईयर एज पर बोलो विच, एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर है मैडम? इस 2 वर्किंग नोट पे अपना पूरा खेल है, ये 2 वर्किंग नोट हमें आनी चाहिए।
इसी वर्किंग नोट में जो बनाऊंगा वो फिक्स असेट हो सकती है अगर जरूरत है तो, नहीं तो नहीं। एक इनकम कैलकुलेशन की, एक एक्सपेंस कैलकुलेशन की। और मैंने बोला जैसे मैंने 12th में क्वेश्चन सॉल्व किए मैं एग्जैक्टली वैसे तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा स्मार्ट तरीका होगा सॉल्व करने के लिए। क्लियर है? करें स्टार्ट। एनीवन हैज डाउट? अच्छा, कुछ आइटम्स सबको पता है, फिर भी मैं रिवाइज करना चाहता हूँ। मुझे बोलो कुछ स्पेसिफिक आइटम्स रिलेटेड टू योर एनपीओ। नोट्स में आ जाओ, अपने आ जाओ नोट्स में, पेज नंबर बोलो कुछ भी। भी बोलता है 7.2 नहीं आता इसमें, गधे नहीं आता मैडम, इसमें पीडीएफ में 7.1 नहीं आता, समझा क्या? तो पेज नंबर वो मुझे ढूंढना पड़ता है। नायडू को जगह करो, नायडू आ गया है। नायडू आज लेट हुआ रे तुझे? यस यस, बोलो एवरीवन विथ मी। क्विकली गो थ्रू दिस 9 पॉइंट्स फास्ट। एग्जाम में बहुत ही बुरे दिन हो गए तुम्हारे, तो तुम्हें ये डिफरेंस पूछते हैं, ठीक है? ठीक है, थ्योरी में बहुत ही बुरे दिन होंगे तो 112 मेरे लिए 112 है, मैं इधर लिख के रखता हूं। यस, recent payment is a summary of cash transactions. It's a summary, yeah? It's not account, it's a summary, it's a statement, it's a summary of revenue transactions, income and expenditure. It's a statement, it's an account, it's a nominal account. It's a nominal account. कोई लोग नॉमिनल एंड पर्सनल अकाउंट भी लिखते हैं, टेक्स्ट बुक में एक बार चेक कर लेना जब टाइम मिलेगा। नॉमिनल या नॉमिनल प्लस पर्सनल लिखा है, खाली नॉमिनल लिखा है, जस्ट तुम्हारे कंफर्मेशन के लिए। थर्ड, only cash transactions are included, outstanding expenses and outstanding incomes are not taken into consideration while calculating recent payment. बराबर ना? Includes all revenue, expense and incomes irrespective of their cash flow. Fourth, capital as well as revenue, receipts and payments are considered. Only revenue, incomes and expenses are considered. बराबर क्या? ये मैंने कल ही लिख के दिया है। It includes receipt and payment related to the previous year, current year and subsequent year. It includes income, revenue, incomes and revenue expenses only for the current year. Real, cash and personal account, cash and bank ना, cash is real account, bank is personal account and ये nominal account होता है. It commences with opening cash and bank balance and ends with closing cash and bank balance. It does not commence with any opening balance, but difference between the two sides, income expense, is a net surplus or deficit for the current year. Receipts are recorded on the left hand side and payments are recorded on right hand side. Expenditure are recorded on debit side and incomes are recorded on credit side. It may not be accompanied with any other statement. It is always accompanied with balance sheet. बराबर ना? मुझे बोलो फर्स्ट एंट्रेंस फीस का क्या होता है? 12th में किया है तो मैं थोड़ा फास्ट मूव ऑन करूंगा। बोलो एंट्रेंस फीस क्या होता है? कुछ नहीं लिखा तो इनकम, अगर कैपिटलाइज करने को बोला तो जितना कैपिटलाइज करने को बोला है उतना कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। लाइफ मेंबरशिप फीस कुछ नहीं लिखा तो कैपिटल रिसीट कैपिटल फंड में ऐड करते हैं। अगर वो हमें इनकम बोलते हैं, रेवेन्यू बोलते हैं तो क्या करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ऐड करेंगे। ध्यान देना, लाइफ मेंबरशिप फीस बाय डिफॉल्ट कैपिटल में ऐड किया जाता है, उसको कैपिटल रिसीट मानते हैं, तो इधर लिख देना डिफॉल्ट वाला बोल रहा हूं, एंट्रेंस फीस इज रेवेन्यू रिसीट। इधर है ना ऑप्शन, ये ना आप देखोगे जनरली मैंने लिखा है ऑप्शन 1 की उसको कैपिटल रिसीट मानो फिर रेवेन्यू रिसीट मानो, ठीक है, ध्यान देना। बट जनरली इंस्टीट्यूट ने लिखा है इसे, बट सॉल्व करते टाइम उल्टा सॉल्व किया।
मतलब जनरली वो क्या मानते हैं, रेवेन्यू शीट मानते हैं सॉल्व करते टाइम। इंट्रेंस फीस को रेवेन्यू शीट मानते हैं और इनकम में लेके जाते हैं। अगर हमें कैपिटलाइज करने को बोलते हैं तो हम कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। लाइफ मेंबरशिप फीस इज कैपिटल रिसीट एडेड इन कैपिटल फंड, लायबिलिटी में ऐड किया जाएगा। डोनेशंस, डोनेशन के बारे में कुछ लिखा नहीं, पर्पस नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, तो जनरल डोनेशन इनकम, जनरल डोनेशन क्रेडिट टू इनकम, हम इनकम मानेंगे उसको, क्या मानेंगे, इनकम। रेवेन्यू रिसीट इनकम। अगर स्पेसिफिक डोनेशन, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर लाइब्रेरी, समझ में आ रहा है, कंप्यूटर लैब, तो मैडम स्पेसिफिक डोनेशन है, तो स्पेसिफिक डोनेशन में हम क्या करते हैं, उसको लायबिलिटी में डालते हैं, बिकॉज वी आर बाउंड टू यूज दैट डोनेशन ओनली फॉर दैट पर्पस। इंस्ट्रक्शन के साथ डोनेशन मिला है, स्पेसिफिक डोनेशन लायबिलिटी, विदाउट इंस्ट्रक्शन डोनेशन मिला है, राइट, वो क्या होगा, तुम्हारा इनकम होगा, क्या होगा, इनकम। अरे तुम मंदिर में जाते हो, दो टाइप्स के डोनेशन बॉक्स होते हैं, एक डोनेशन बॉक्स के बस दक्षिणा पेटी लिखा होता है और दूसरे पे लिखा होता है कि सभा मंडप के लिए। तो अगर तुमने सभा मंडप वाले में पैसे डाले तो उसका पर्पस एक ही है, उसमें जो भी पैसे आएंगे वो सभा मंडप बनाएंगे, उसमें मंडप बनाएंगे, वो बाकी चीजों के लिए यूज नहीं कर सकते। पर जो जनरल वाला है उसमें डालोगे, वो जिसके लिए चाहिए उसके लिए यूज कर सकते हैं, उनकी चॉइस है। तो जनरल डोनेशन मतलब डोनेशन रिसीव्ड विदाउट एनी इंस्ट्रक्शन, विदाउट एनी स्पेसिफिक कंडीशन, वो इनकम होते हैं। एंड स्पेसिफिक डोनेशन मतलब डोनेशन रिसीव्ड विद स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस, उसके लिए यूज कर सकते हो, बाकी किसी के लिए यूज नहीं कर सकते, वो होती है लायबिलिटी। क्या होती है, लायबिलिटी। हम उसको फंड बोल के दिखाते हैं लायबिलिटी साइड पे। इंडोमेंट फंड, याद है इंडोमेंट फंड मैंने बोला था, उसका प्रिंसिपल नहीं यूज कर सकते, उसका इंटरेस्ट यूज होता है। यस, मैंने बोला था, वो किसका एग्जांपल दिया था, नायडू का एग्जांपल दिया था ना, स्कॉलरशिप का। मैंने बोला था वो कम होता है, एंड में जीरो हो जाता है वो। अरे हुआ था ना, तुम लोग बोल रहे थे कि वो हमेशा चलता है, इंडेफिनिट चलता है। ग्रोइंग परपेचुअल का एग्जांपल दिया था मैंने। हाँ, वो एंड कभी ना कभी जाके क्या होगा, जीरो होगा। वो हम जो बोलते हैं ना परपेचुटी कभी खत्म नहीं होती, एक्चुअल में ऐसे नहीं होता है। परपेचुटी एक टाइम के बाद क्या होती है, खत्म होती है, वो नाम के लिए परपेचुटी है। ग्रोइंग परपेचुटी के केस में, और ग्रोइंग में ही सेंस बनता है, सेम परपेचुटी जो होती है ना वो मीनिंगलेस होती है। आज अगर 1000 रुपए मिल रहे, 100 साल के बाद 1000 रुपए की वैल्यू जीरो होगी, तो इसलिए ग्रोइंग परपेचुटी होनी चाहिए। एंड ग्रोइंग परपेचुटी भले ही नाम परपेचुटी, वो कुछ टाइम के बाद वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो इंडोमेंट फंड अगर याद रहेगा तो इंडोमेंट फंड का एग्जांपल था, जिसमें वी कैन यूज ओनली इंटरेस्ट कंपोनेंट, वी कैन नॉट यूज द प्रिंसिपल कंपोनेंट। इंटरेस्ट जो मिलता है उसमें से खर्चे करेंगे, प्रिंसिपल को हाथ लगाएंगे नहीं। एग्जाम्पल प्राइज फंड, बेस्ट एग्जाम्पल प्राइज फंड। एग्जाम्पल होता है प्राइज फंड, एग्जाम्पल होता है प्राइज फंड। अरे समझा क्या, हाँ। अरे यस नो, क्लियर है। नेक्स्ट, तो इस इंडोमेंट फंड को हम इन्वेस्ट करके रखते हैं। हमें कंडीशन होती है, क्या करना है, जो पैसे आए, जो प्राइज फंड के लिए पैसे आए, डोनेशन, उसको हम इन्वेस्ट करके रखते हैं। तो लाइब्रेरी साइड पे फंड होता है, एसेट साइड पे उसकी इन्वेस्टमेंट होती है। उस इन्वेस्टमेंट पे जो इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, वो क्या होता है, वो भी लायबिलिटी होता है, वो लायबिलिटी में ऐड करता है, इनकम में नहीं, बस उसमें से खर्च करने का कंडीशन होता है। एंड फिर तुम प्राइजेस देते हो तो वो एक्सपेंस नहीं होता, वो लायबिलिटी का पेमेंट होता है। अरे समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। ऑलवेज रिमेंबर, इंडोमेंट फंड बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मैंने तुम्हें पैसे दिए और मैंने तुम्हें कंडीशन डाली है कि ये पैसे ले लो, इसको तुम इन्वेस्ट करो, एंड इसमें से जो इंटरेस्ट आएगा इन्वेस्टमेंट पे उसमें से खर्चे करो। दिस इज कंडीशन। समझ में आ गई क्या है, आई एम गिविंग यू डोनेशन, तुम्हें उसको कैश में नहीं रखना है, तुम्हें उसको क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। तो पहले तुम्हें डोनेशन मिला, लायबिलिटी, फिर तुमने उसको इन्वेस्ट किया, असेट, तो एक लायबिलिटी है, दूसरी तुम्हारे पास असेट आ गई। मैंने बोला उस असेट पे, उस इन्वेस्टमेंट पे जो तुम्हें इंटरेस्ट मिलेगा वो तुम्हें यूज करना है। तो उस इन्वेस्टमेंट पे जो तुम्हें इंटरेस्ट मिलता है उसको यूज करने की कंडीशन है, तो इनकम नहीं हो गई, वो भी क्या हो गई, लायबिलिटी।
एंड फिर तुम उसमें से जो खर्च करोगे वो एक्सपेंस नहीं, वो पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी है, इसलिए वो लाइबिलिटी से माइनस होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अरे ये तुमने कहा पे पीएफ में भी देखा था, याद होगा तो, पीएफ 12th में देखा था फाइनल अकाउंट्स में। प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट असेट, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड वो एक्सपेंस होता है, वो सैलरी होता है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट वो लाइबिलिटी में ऐड करते थे, बराबर का। सिमिलरली प्राइस फंड लिख लेना कहां पे, तो प्राइस फंड ऐसे पे लिखो कि बाद में पढ़ पाओ। प्राइस फंड, अरे मैडम आ गई आज, गुड। प्राइस फंड आज कितने बजे निकलना है तुम लोगों को? अच्छा गुड। प्राइस फंड पूछना चाहिए, ठीक है, बीच में पूछते हो, क्लास के में सिखा रहा हूं, सर जाओ सर जाओ सर जाओ। आगे लिखो प्राइस फंड लाइबिलिटी, मैं बोलता हूं इंपॉर्टेंट, वो बोलते हैं सर जाओ, लिखो। वगैरह नहीं देखना है, खाली लेक्चर देखना है, वगैरह आपने इसमें नहीं होता है, ठीक है, वगैरह तुम्हारा देखो, ठीक है। आगे प्राइस फंड, अच्छा प्राइस फंड, प्राइस फंड लाइबिलिटी, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट बोलो, इन्वेस्टमेंट एसेट, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट है ना, एसेट। प्राइस फंड लाइबिलिटी, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट एसेट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, पूरा लिखना, पूरा हेड लिखना, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, मतलब इंडोमेंट फंड इन्वेस्टमेंट पे जो इंटरेस्ट मिलता है ना वो लाइबिलिटी होता है। बाकी किसका भी नॉर्मल इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट, नॉर्मल इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट इनकम होता है, बट मैडम इंडोमेंट फंड इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट लाइबिलिटी होता है। लाइबिलिटी एड इन राइट प्राइस फंड, एड इन प्राइस फंड, ठीक है, एड इन प्राइस फंड। क्या बोला मैंने? प्राइस फंड लाइबिलिटी, उस प्राइस फंड का इन्वेस्टमेंट, उस प्राइस फंड का इन्वेस्टमेंट बोलो मुझे, एसेट, एक लाइबिलिटी एक एसेट है, उस इन्वेस्टमेंट पे मुझे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो मैं प्राइस फंड लाइबिलिटी में ऐड करूंगा। बाकी कोई भी इन्वेस्टमेंट हो उसका इंटरेस्ट इनकम होता है, बट इंडोमेंट फंड इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट क्या रहेगा, खुद लाइबिलिटी रहेगा, लाइबिलिटी में ऐड करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? लाइबिलिटी में ऐड करेंगे मतलब प्राइस फंड में ऐड करेंगे। उसके बाद राइट मैडम एक्सपेंस, राइट प्राइजेस अवॉर्डेड, प्राइजेस अवॉर्डेड, प्राइज दिए तुमने उसमें से दिया होगा ना, लेस फ्रॉम लाइबिलिटी, प्राइस फंड से माइनस करो, लेस फ्रॉम लाइबिलिटी, क्योंकि कंडीशन थी कि जो इंटरेस्ट मिलेगा उसमें से खर्चे करने, तो जो इंटरेस्ट मिला वो खर्चा करने के लिए मिला है तो लाइबिलिटी में ऐड कर दिया, एंड जब खर्चे किए तो लाइबिलिटी खत्म हो गई टू दैट एक्सटेंट। अरे समझा क्या? नो सर, याद रहेगा तो 12th में हम ये फॉलो करते थे, याद है, रिसीव ड्यूरिंग द ईयर माइनस रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर माइनस रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर प्लस रिसीव्ड फॉर करंट ईयर इन प्रीवियस ईयर प्लस आउटस्टैंडिंग फॉर करंट, उसको हम ईयर ऑन ईयर बोलते थे, फाउंडेशन में यूज करेंगे जो मैंने लिख के दिया, बराबर क्या? अरे सुनो, एक्सपेंसेस मैंने एक ही नोट बना दी, इनकम हो या एक्सपेंस हो अगर हमें ढूंढना है तो समझ में आ रहा है, दोनों के फॉर्मूला सेम ही है। लीगेसीज बोलो, लीगेसीज क्या होते हैं? कैपिटल रिसीट्स, किसमें ऐड हो गए? कैपिटल फंड लायबिलिटी में। अरे समझा क्या? स्पेसिफिक फंड और इंडोमेंट फंड अभी डिस्कशन हुआ। सो सेपरेटली ऑन लायबिलिटी साइड all incomes relating to the fund are added to that fund on liability side and expenses related to the fund are deducted from fund. नो सर माफ कर दो, सर माफ कर दो, अरे अभी समझाया। बेस्ट एग्जांपल होता है प्राइस फंड, याद रखना। ये वर्किंग नोट मैंने तुम्हें लिख के दी है, इनकम ढूंढनी हो एक्सपेंस ढूंढनी हो, यही वर्किंग नोट, और यही वर्किंग नोट हम हर क्वेश्चन में यूज करेंगे। वी 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 आई एम पी कितने बार लिखना है? शिंदे मैडम बोल रहे मैडम तुम्हें जितने बार लिखना है उतने बार लिखो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है, बट इंपॉर्टेंट है।
मैं अच्छा मैंने तुम्हें कुछ होमवर्क मतलब तब मैंने 12th में बोला था ना, ट्राई किया तो कितने लोगों ने सच्ची में ट्राई किए थे क्वेश्चंस? हिंदी में सच सच में किए? गुड गुड, नहीं रियली गुड। हाँ आर्या मैडम ने किए कुछ भी? अच्छा गुड। एक मिनट, प्राउडली रेज योर हैंड जिन्होंने ट्राई किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्राउडली। अच्छा कंफ्यूज्ड है, कंफ्यूज्ड है, युक्ता मैडम कंफ्यूज्ड है। हाँ तो पूरा हाथ ऊपर करना इसे। अच्छा, और जिन्होंने ट्राई नहीं किया वो कुछ नहीं, दिक्कत नहीं किया, 12th वाले मैंने जिनको मैंने 12th में सीखा मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हाँ मैडम अभिलाषा, मोहिक मैडम नहीं किया ट्राई तो क्यों डर रही है, कर हाथ ऊपर। जानवी यस, हाँ अरे बाग मार कर। हाँ गुड, अरे देख 2 मिनट रख, मुझे देखने दे कौन कौन है चेहरे। अच्छा ठीक है, कल रिजल्ट लगा है नॉट इवन 15%। कल का रिजल्ट तुम्हें पता होगा? अरे भाई इतना भी तुम्हें पता है? ओ माय गॉड। अच्छा मैं लेट बोल रहा हूं तुम लोगों को, मैं रील्स के दुनिया में नहीं रहता, ये मेरा प्रॉब्लम है। ठीक है मुझे स्टार्ट करना चाहिए अब लग रहा है मुझे, मैं तो पहले करना चाहिए। कितना रिजल्ट लग सकता है? ABCD लेस देन 10%, 10% to 20%। नहीं, नो इश्यूज। अरे ये हमें ये चाहिए, रिजल्ट का चाहिए। मैंने कल पढ़ा था किधर तो, प्रेस रिलीज में था क्या? अरे नहीं मैडम उनके मैंने कल है ना इसमें देखा था, उनके नोटिफिकेशन में था। नहीं उनका प्रॉपर नोटिफिकेशन आया था, मैंने कल इवनिंग बैच में दिखाया। इंडियन एक्सप्रेस में इन्होंने डिक्लेयर किया होगा तो ही आया होगा ना। एक मिनट देखो इधर दिख रहेगा कुछ, ये टू बी डिक्लेयर्ड है, तो शायद से बोर्ड ऑफ स्टडीज के पोर्टल पे तो नहीं रहेगा ना। इधर देखो रे किधर नोटिफिकेशन दिख रहेगा तुमने? आर लाइकली टू बी डिक्लेयर्ड है। नहीं नहीं कल मैंने ना एक मैं इस गूगल पे डालता हूँ, सीए फाउंडेशन सितंबर रिजल्ट्स, वो उतना उसको समझ में आना चाहिए। नहीं नहीं मुझे अब आएगा आएगा 2 मिनट। 18 ईयर्स, 18 हाँ मिल गया। किस में पता नहीं भाई, एक लोग किस में डाल देते हैं, इधर वो दिखता भी नहीं एग्जैक्टली वो ट्रेल क्या है। यही है मैडम, देखो ना 3 नवंबर का है, ये प्रेस रिलीज है लेकिन वो उन्होंने किस नोटिफिकेशन में डाला है पता नहीं, वेबसाइट से ही है। आगे इधर देखो, इंटर का रिजल्ट वर्स्ट रिजल्ट है अभी तक का, बहुत गंदा रिजल्ट लगा है इंटर का, ग्रुप 1 का तो बहुत मार के रखा है। ठीक है ठीक है बट इट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है इट्स फाइन, मतलब अब रिजल्ट गंदा लगाए तो लगाए, ठीक है भाई, तुम नहीं कुछ कर सकते हो उसके लिए, हमें चाहिए फाउंडेशन। 98,000 ऑलमोस्ट 99,000 बच्चे बैठे, 14,600 बच्चे पास हुए, ऑलमोस्ट 14.75% रिजल्ट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो टॉपर्स है 360 आउट ऑफ 400, 354 आउट ऑफ 400 एंड 353 आउट ऑफ 400। पुणे से अभी तक मैंने कभी रैंक करने देखे फाउंडेशन में, तुम लोग ट्राई कर सकते हो 100%। नहीं देखो मेरे हिसाब से सीए में पास होना भी एक चैलेंज है, एज लॉन्ग एज आप अच्छे मार्क्स से पास हो रहे इट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है एक स्टेप आगे चलना इंपॉर्टेंट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो है तुम में से कोई बच्चे कर सकते हैं अच्छा,
अगर तुम लोगों ने डिसाइड किया तो। मैं सबको नहीं बोलता बिकॉज मुझे भी पता है सबसे नहीं होता, मैं अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन नहीं रखता बच्चों से, लेकिन तुमने पास तो होना चाहिए। 200 पे भी पास होता है, कोई दिक्कत नहीं। वो सब लोग इंटर लिखने वाले हैं। अब ये जो रैंकर है और जो पास हुए वो सब इंटर लिखने वाले, कुछ अलग नहीं करने वाले, ठीक है। बट अगर तुम्हें कैलिबर है, तुम्हें लगता है तुम कर सकते हो, तो डेफिनेटली तुमने शॉट तो देना चाहिए। चलो एक बार ट्राई तो करते हैं। और वो शॉट ऐसे हाफ हार्टली नहीं होना चाहिए, वो कंप्लीट एफर्ट्स होने चाहिए। देखो नहीं आता तो नहीं आता, बुरा मानने की वाली कोई बात नहीं है, बुरा मानने वाली बात ही नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है। बट नहीं आया रैंक तो ठीक है, इट्स फाइन, ऐसे कुछ नहीं। बट ऐसे नहीं होना चाहिए मैंने ट्राई करना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए। कैलिबर है तो ट्राई करना चाहिए, ठीक है, ध्यान देना। क्या बोला था, कितने बच्चे एडमिट हुए थे? 1,12,000। बट लिखे कितने बच्चों ने, एपियर्ड कितने हुए? 98। मतलब इतने लोगों ने एग्जाम फॉर्म भरा था, 98,000, मतलब ऑलमोस्ट एक 14,000 बच्चों ने एग्जाम, मतलब जितने पास हुए उतने लोगों ने एग्जाम लिखी भी नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस, ऐसे बच्चे होते हैं। फॉर्म भरने में क्या जाता है, 1,500 रुपए तो है। समझ में आ रहा है क्या? तो कोई बच्चे होते हैं जो फॉर्म भरते हैं, ऐसे कुछ नहीं। चलो करें स्टार्ट, नो इश्यूज। मैं स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन नंबर 10 से। मैं जनरली 10 से स्टार्ट करता हूं, ठीक है ना। हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले 9 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, मैंने 12th में डिस्कस किए वैसे भी, तो हम सॉल्व करेंगे बट उससे क्या प्रैक्टिस होगी, बाकी कुछ नहीं। यस, हाँ, लेकिन वो तुमने जो सॉल्व किया और अब मैं सॉल्व कर रहा हूं उसमें डिफरेंस होगा, ठीक है। तो मैं सॉल्व करूंगा। अभी जिन्होंने पहले किया उनके लिए काइंड ऑफ रिवीजन है, तो ध्यान देके करो मैं क्या बोलता हूं, कैसे सॉल्व करता हूं। समझ में आ रहा है क्या? मैं जनरली आई सिंग बोथ, मेरा वो आदत है, मैं दोनों सिंग करता हूं, इसलिए जिन्होंने पहले प्रैक्टिस की होगी उनके लिए टाइम पास लगेगा, क्योंकि चैप्टर इंपॉर्टेंट है। कंपल्सरी 10 मार्क का क्वेश्चन पकड़ के चलो, 8 मार्क आई नहीं, 8 से 10 रहेगा ही रहेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, पढ़ो। समरी ऑफ रिसीविंग पेमेंट अकाउंट ऑफ द बॉम्बे मेडिकल एड सोसाइटी। अच्छा, कुछ कस्में मैंने बहुत पहले भी बोला था, एवरी आइटम ऑफ टैलिड इंफॉर्मेशन हैज वन यूनिक इफेक्ट इन योर आंसर। जो भी टैलिड चीजें दी होती है ना क्वेश्चन में, टैलिड, जो भी टैलिड चीज, लाइक ट्रायल बैलेंस दिया होगा, रिसीविंग पेमेंट दिया होगा, कोई क्वेश्चन में इनकम एक्सपेंडिचर होगा, कोई क्वेश्चन में खाली बैलेंस शीट होगी, ये जब कभी भी तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो, जब कभी भी तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट, पी एंड एल बैलेंस शीट, समझ में आ रहा है क्या? इवन एडमिशन रिटायरमेंट डेट में जो तुम बनाते हो फाइनेंशियली बना रहे हो, बैलेंस शीट बना रहे हो, एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट इज लाइक पी एंड एल, बराबर ना। तो ऑलवेज रिमेंबर व्हाटएवर गिवन इन द क्वेश्चन विच इज अ टैलिड इंफॉर्मेशन, जो भी टैलिड चीज दी होती है क्वेश्चन में, हम उसको एक ही जगह पे लिखते हैं इंक्लूडिंग वर्किंग नोट। वो एक जगह वर्किंग नोट भी हो सकती है। Whatever given in the question which is a tallied information, हम उसको एक ही जगह पे लिखेंगे, कुछ भी हो जाए। एंड जो भी एडजस्टमेंट अनटैलिड इंफॉर्मेशन दिया जाता है क्वेश्चन में, हम उसको दो जगह पे लिखेंगे, मिनिमम दो जगह पे लिखेंगे, इन सच अ वे दैट डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट सेकंड प्लेस कैन बी इवन योर वर्किंग नोट। वर्किंग नोट ऐसे मान के चलो तुम्हारे मेन आंसर ही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये फंडा हमेशा याद रखना है, मॉड्यूल 2 के लिए फंडा याद रखना है। कोई भी टैलिड इंफॉर्मेशन है, मॉड्यूल 2 के लिए बात कर रहा हूं, कोई भी टैलिड इंफॉर्मेशन है हम एक ही जगह पे लिखेंगे, और जो भी अनटैलिड इंफॉर्मेशन है हम उसको दो जगह पे लिखेंगे। डेबिट को डेबिट पे लिखेंगे, क्रेडिट को क्रेडिट पे लिखेंगे, एज सिंपल एज दैट।
अगर ये 3 फंडे क्लियर है ना, तुम गलत नहीं जा सकते। अरे समझा क्या? अरे यस और नो? क्वेश्चन नंबर 10, एवरीवन विथ मी। समरी ऑफ रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट ऑफ बॉम्बे मेडिकल एड सोसाइटी फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च, यहां पे 31st मार्च नहीं, 31st डिसंबर 2016 आर एज फॉलोज। They have given you opening cash balance 8,000. They have given you subscription, donations. डोनेशन के रीजन दिया है, किस लिए रेज किया है? रेज फॉर मीटिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा, वो डोनेशन जिसका पर्पस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो उसका नेचर भी क्या रहेगा? रेवेन्यू। डोनेशन रिसीव्ड फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस करने के लिए जो डोनेशन लिया है, एक्सपेंस करने के लिए जो डोनेशन लिया है, क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना, एक्सपेंस करने के लिए जो डोनेशन लिया है, एक्सपेंस करने के लिए जो डोनेशन लिया है, उसका वो इनकम ही होगा। वो क्या होगा? इनकम। एसेट बनाने के लिए डोनेशन लिया है, तो वो लाइबिलिटी होगा। सिंपल वर्ड में, डोनेशन फॉर लाइब्रेरी, डोनेशन फॉर राइट स्पोर्ट्स पेविलियन, एसेट बनाने के लिए डोनेशन है तो लाइबिलिटी है, एंड एक्सपेंस करने के लिए डोनेशन है तो इनकम है। सिंपल, कॉमन मैन के लैंग्वेज में समझने के लिए। अच्छा, डोनेशन रिसीव्ड 15,000, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ 9% पर एनम 9,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड हुआ है 9,000 का, क्या लिखा है उन्होंने? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड 9,000। अगर इंटरेस्ट मिला है तो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। मैंने लास्ट में क्वेश्चन करवा के लिया था, याद होगा तो, तुमने गलत किया था तुम लोगों ने, याद होगा तो, बराबर क्या? यस। एक होमवर्क भी दिया था, याद है क्या? अगर मुझे इंटरेस्ट मिला है, अगर मुझे इंटरेस्ट मिला तो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए? टेक ऑन कैलकुलेटर, कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए? 9,000 डिवाइडेड बाय, बोलो मुझे, 9,000 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। यस, ध्यान देना, 9,000 मिला है ना, एट व्हाट रेट? मैडम इन्वेस्टमेंट की अमाउंट पता है क्या? नहीं, एक्स रुपीज, क्या रेट है? 9%, विच इज इक्वल टू 9,000, बराबर क्या? तो लेट्स कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट पता है तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो, अगर इंटरेस्ट पता है तो इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर सकते हो। अरे समझा क्या? ए से बी जाना आता है तो बी से ए जाना भी आएगा। अगर इन्वेस्टमेंट पता है तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, अगर इंटरेस्ट पता है तो इन्वेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट, क्या बोल रहा हूं मैं? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंटरेस्ट। तो इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करने तो मैडम क्या करेंगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। कितना आ गया? 1 लाख। तो इन्वेस्टमेंट कितने की है? 1 लाख। अरे समझा क्या? इन्वेस्टमेंट कितने की है? 1 लाख। अच्छा, इन्वेस्टमेंट कब की होगी? या तो इस ईयर में इन्वेस्टमेंट की होगी या पहले से ही चलती आ रही होगी, डिपेंड्स, क्वेश्चन के हिसाब से जाएंगे। कुछ ने लिखा तो बोलेंगे पहले से, मतलब करंट ईयर में इन्वेस्टमेंट की है, ऐसे लिखा नहीं है तो ऑब्वियसली पहले से चलती आ रही होगी। पेमेंट्स फॉर मेडिसिन सप्लाई 30,000, ओ माय माय, पेमेंट्स फॉर मेडिसिन सप्लाई 30,000, मेडिसिन सप्लाई के लिए पेमेंट है। अच्छा, ऑनरियम टू डॉक्टर 10,000 एक्सपेंस। ऑनरियम, एक ऑनरियम मतलब क्या होता है कि जब टोकन अमाउंट होती है तुम देते हो, सैलरी जैसे, एक्सपेंस, सैलरी 28,000 एक्सपेंस, सेंट्री एक्सपेंस 1,000 एक्सपेंस, इक्विपमेंट परचेस 15,000, इक्विपमेंट परचेस 15,000, क्या होता है इक्विपमेंट परचेस? बोलो मुझे। एसेट। चैरिटी शो एक्सपेंसेस, चैरिटी शो एक्सपेंस, चैरिटी शो कलेक्शन 12,500। एडजस्टमेंट देखो, at the beginning of the year, at the end of the year, they are given you at the beginning, at the end, subscription due,
सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई, ओके, अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लाई, वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट, ओपनिंग में कितने का इक्विपमेंट था रे? 21,000, तुमने कितने का परचेस किया? 15,000, 21,000 प्लस 15,000 कितने का हो गया? 36 का होना चाहिए, बट क्लोजिंग में 30 है, -30, मतलब डिप्रेशन कितने का है? डिप्रिसिएशन इज ऑफ 6,000, डिप्रेशन कितने का है? 6,000, समझ में आ रहा है क्या? वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, कितने की बिल्डिंग है? 50, एडिशन नहीं, सेल नहीं, और कितना बाकी है? 48, कितने का डिप्रेशन? 2,000। एवरीवन, बिफोर वी स्टार्ट दिस क्वेश्चन, अगर तुमने लिखा है तो पेज 1.5 पेज रहने देना, मुझे रिसीव पेमेंट करना है, मुझे इनकम एक्सपेंडिचर करना है, बैलेंस शीट, 3 पेजेस लगेंगे, 3 पेजेस लगेंगे, तो रहने देना। हम करने जा रहे हैं एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, आ जाओ, हम करने जा रहे हैं एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। नंबर 8, नंबर 8 भी चल सकता है, 7 भी चल सकता है, पहले 7 करते फिर 8 करते, पहले 7 करते फिर 8 करते। क्वेश्चन नंबर 7, ये एडजस्टमेंट ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में आएगी, तो हम करने जा रहे हैं कंजम्पशन की, किसकी? कंजम्पशन, और इसमें कंजम्पशन जो 12th में वो प्लस समथिंग एक्स्ट्रा। व्हाट इज कंजम्पशन? 12th में कंजम्पशन कैसे सुनते थे? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस प्लस आउटस्टैंडिंग माइनस क्लोजिंग, बराबर? ध्यान देना, व्हाट इज द कंजम्पशन, हाउ यू कैलकुलेट कंजम्पशन। मेरे पास 10 बॉटल्स थे, किसके थे? पानी के, पानी के बॉटल थे, मेरे पास 10 बॉटल थे बिगिनिंग में, मैंने 90 बॉटल्स परचेस किए, कैश पे कुछ, क्रेडिट पे कुछ, मेरे पास ओपनिंग स्टॉक में 10 बॉटल्स थे, मैंने उस पीरियड में 90 बॉटल्स परचेस किए, उसमें से कुछ कैश पे कुछ क्रेडिट पे, तो मेरे पास कितने बॉटल्स हो गए? 100। आज मेरे पास 30 बॉटल्स है क्लोजिंग में, तो मैंने कितने कंज्यूम किए? 70। तो मैंने 90 के परचेस किए, बट कंजम्पशन कितना है? 70 बॉटल्स का। 10 बॉटल्स थे, मैंने 90 बॉटल्स परचेस किए, कुछ कैश पे किए कुछ क्रेडिट पे किए, 90 परचेस किए, मेरे पास टोटल 100 बॉटल्स हो गए। उन 100 बॉटल्स में से आज मेरे पास 40 ही बॉटल बाकी है स्टॉक में, मतलब कितने बॉटल्स मैंने कंज्यूम किए? 60। तो 90 परचेस है एंड 60 कंजम्पशन है, व्हाट इज योर एक्सपेंस? 90 का एक्सपेंस होगा, 60 का एक्सपेंस होता है। परचेस इज एक्सपेंस और कंजम्पशन इज एक्सपेंस, परचेस इज एक्सपेंस और कंजम्पशन इज एन एक्सपेंस, कंजम्पशन इज एक्सपेंस, बिकॉज परचेस में से जो कंज्यूम नहीं हुआ वो असेट होता है, क्लोजिंग स्टॉक होता है, परचेस किया और कंज्यूम नहीं किया वो क्लोजिंग स्टॉक होता है। तो इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट भी याद करोगे, ओपनिंग स्टॉक, परचेस, क्लोजिंग स्टॉक, तुमने क्लोजिंग स्टॉक को एक्सपेंस से निकाल के असेट में लेके गए, तो परचेस इज नेवर एक्सपेंस, परचेस में से जो कंज्यूम हुआ है वो एक्सपेंडिचर होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या बोल रहा हूं? तो ऑलवेज रिमेंबर, परचेस अलग है और कंजम्पशन अलग है। हाँ, अगर क्लोजिंग स्टॉक नहीं तो जितना परचेस हुआ पूरा कंज्यूम हुआ, कोई डाउट नहीं, बट अगर देयर इज सम क्लोजिंग स्टॉक देन परचेस अलग है, कंजम्पशन उसमें से कुछ है, पूरा नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक है मतलब पूरा जो भी परचेस किया पूरा का पूरा कंज्यूम हुआ नहीं है, सिंपल। एंड देयरफॉर ट्राई टू अंडरस्टैंड, देयरफॉर राइट, परचेस अलग होता है, कंजम्पशन अलग होता है, और एक्सपेंडिचर कंजम्पशन होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो अब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। अकाउंटेंट ऑफ चाईबासा क्लब, ओ माय गॉड, furnishes you the receipt and payment account for the year ended 31st March 16। कौन सी ईयर का दिया है? 15-16 का दिया है। रिसीट पेमेंट दिया है उन्होंने, रिसीट साइड पे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है 80,000 एंड पेमेंट साइड पे क्या दिया है? तो स्टेशनरी के लिए पेमेंट 3,000। दे हैव गिवन यू ओपनिंग बैलेंसेस एंड दे हैव गिवन यू क्लोजिंग बैलेंसेस। ईयर है 15-16, ईयर है 15-16, ध्यान देना, ईयर है 15-16। मैं यहां से सिंगल एंट्री भी कनेक्ट करने जा रहा हूं, तो जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं वैसे ध्यान देना है, क्योंकि इसका सिंगल एंट्री में बहुत काम में आने वाला है ये चैप्टर।
ये सिंगल एंट्री एंड एनपीओ ये तुम्हारे डबल एंट्री को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तुम डबल इफेक्ट देने में कितने स्ट्रॉन्ग हो ये दो चैप्टर डिसाइड करते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड रियल लाइफ में सिंगल एंट्री टू डबल, सिंगल एंट्री मतलब इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, सिंगल इंटू डबल एंट्री करना वही हम सीखते हैं और वही रियल लाइफ में काम होता है प्रैक्टिस में। तो बहुत अच्छे से आना चाहिए, सेकंड इफेक्ट कंप्लीट करना आना चाहिए, एक इफेक्ट दिया होगा दूसरा आना चाहिए। तो 15-16 का अकाउंट्स कर रहे हैं हम लोग। तो ओपनिंग के पोजीशन दिए एंड क्लोजिंग के पोजीशन दिए। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मतलब रिसीवेबल, सब्सक्रिप्शन मेंबर से लेना है। बिगिनिंग में 5,000 लेना था, क्लोजिंग में 7,500 लेना बाकी है। सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस, पैसे एडवांस में आए, ओपनिंग में 2,000 आए थे, राइट, एंड इस ईयर के एंड में 3,200 एडवांस में आए हैं। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक, 1,500 ओपनिंग स्टॉक है, 500 क्लोजिंग स्टॉक है। एंड दूसरा क्या लिखा है बोलो मुझे, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, इसकी वजह से इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी मतलब स्टेशनरी के लिए मुझे पहले 6,000 पे करने हैं और एंड में 8,000 पे करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है क्या? क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, क्लियर है? ध्यान देना। मैंने 12th में क्या बोला था रे तुम लोगों को, एक क्वेश्चन मैंने लिया था अगर याद होगा तो। हाँ बोलो, मेरा क्वेश्चन था वो, टेक्स्ट बुक का नहीं था। बोलो क्या बोला था, कुछ याद है? तो क्या क्या कौन सा, क्रेडिटर्स बोल रहा है या स्टॉक बोल रहा है? हाँ, ओपनिंग स्टॉक कंजम्पशन ढूंढने में ऐड होगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा, ठीक है। एंड क्रेडिटर्स, हाँ ये चाहिए था मुझे कि क्रेडिटर्स को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जैसा बोलो। क्रेडिटर्स क्या है, पेएबल है ना, तो क्रेडिटर्स को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जैसे बोलो। इंश्योर वैसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, अकाउंट। तो मैं क्रेडिटर्स अकाउंट बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, क्रेडिटर्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? करें स्टार्ट, चलो क्वेश्चन नंबर 7 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7, मैं आगे से जैसे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा वैसे ही करना है, ठीक है। मैडम क्या दिया क्वेश्चन में, रिसीव पेमेंट दिया, तो आंसर में भी रिसीव पेमेंट बनाते हैं। चलो इन द बुक्स ऑफ डैश डैश, जो भी चाय बसा क्लब वगैरह लिख देना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ये चैप्टर आ गए ना, फाइनल अकाउंट्स ये आ गए तो सिंगल एंट्री आ जाएगा। और वो चैप्टर कैसे ना, वो दिमाग यूज करने के लिए बोलते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, March 31, 2016, ये अकाउंट होता है इसलिए हम डेबिट क्रेडिट लिखते हैं। इसलिए हम क्या लिखते हैं, डेबिट पे एक्सपेंडिचर, क्रेडिट पे इनकम। वर्किंग नोट, यस। मुझे
जो क्वेश्चन में दिया है, मुझे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड दिया है, मुझे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड दिया है, मुझे क्या चाहिए? मुझे सब्सक्रिप्शन इनकम चाहिए। एंड मुझे स्टेशनरी के लिए पेमेंट दिया है, मुझे स्टेशनरी का कंजम्पशन चाहिए। वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, आगे जाने का कोई जरूरत नहीं, मैं जैसे कर रहा हूं वैसे करना है। ठीक है, करें स्टार्ट। एक सेकंड, ये आ गया तुम्हारा। और उसके बाद वर्किंग नोट के पहले लिखो बैलेंस शीट। दो बैलेंस शीट, मैं अलग अलग बैलेंस शीट नहीं बनाता, मैं एक ही बैलेंस शीट में दोनों बना देता हूं, इनर कॉलम आउटर कॉलम। कॉलमनर बैलेंस शीट रहती है मेरी। आई प्रिपेयर कॉलमनर बैलेंस शीट। ये मेरी बैलेंस शीट आ गई। मैं हर क्वेश्चन में कॉलमनर बैलेंस शीट बनाऊंगा। आई वांट टू सेव माय टाइम। दो दो बैलेंस शीट बनाने में कोई फायदा नहीं है। मेरा अप्रोच बहुत अलग होगा फाउंडेशन से। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, बैलेंस शीट एज ऑन। बट मैंने वहां पे जो सीखा है हर चीज काम में आएगी। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज ऑन 1st April 15 ओपनिंग, एंड 31st March 16। नो सर, अरे यस नो। मुझे इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है, मैंने उसका एक फॉर्मेट बना दिया, 2-3 लाइन में हो जाएगा। बैलेंस शीट चाहिए, 2-3 लाइन में हो जाएगी। अरे पूरी जरूरत नहीं मैडम, इतना है ही आइटम कितने। हाँ ठीक है, आगे एंड वर्किंग नोट। मैं पहले वर्किंग नोट बना के रखता हूं, याद रखना। मैं पहले जनरली वर्किंग नोट बनाता हूं, ये वाले चैप्टर में एंड सिंगल एंट्री में मैं पहले वर्किंग नोट रेडी करता हूं। और मेरे वर्किंग नोट कोई फिक्स है। एग्जांपल, सब्सक्रिप्शन मतलब इनकम कैलकुलेशन की वर्किंग नोट, एक्सपेंस कैलकुलेशन की वर्किंग नोट, कंजम्पशन कैलकुलेशन की वर्किंग नोट, फिक्स असेट की वर्किंग नोट। ये 4 एडजस्टमेंट मतलब वर्किंग नोट में हर जगह पे बनाता हूं, हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट। ठीक है, बिकॉज खाली ये चैप्टर नहीं करना है, सिंगल एंट्री भी करना है, उसमें भी यही करना है। ठीक है, तो दिमाग थोड़ा ओपन रखो, अकाउंट्स करने में हिचकिचाहट नहीं, जितने ज्यादा अकाउंट्स उतना बेटर है, कोई दिक्कत नहीं। करें स्टार्ट। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम। फॉर्मूला, subscription received as per subscription received during the year, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। ये लिखने की जरूरत नहीं, पर लिख लो एक दो क्वेश्चन में। एज पर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एज पर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। क्लियर है? दो चीजें ऐड, दो चीजें माइनस। पहले ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड। इस ईयर के एंड में जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है वो रिसीवेबल है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड। माइनस करेंगे फिर आउटस्टैंडिंग एट एंड, वाला ऐड हुआ तो बिगिनिंग वाला माइनस होगा, कॉमन सेंस। आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, बराबर। माइनस करेंगे रिसीव्ड एडवांस एट द एंड, प्रीरिसीव्ड एट द एंड। इस ईयर में नेक्स्ट ईयर का मिला है, प्रीरिसीव्ड एट द एंड, बराबर ना। एंड मतलब नेक्स्ट ईयर, बिगिनिंग मतलब लास्ट ईयर। एट द बिगिनिंग मतलब लास्ट ईयर, एट द एंड मतलब नेक्स्ट ईयर। प्रीरिसीव्ड, प्रीरिसीव्ड एट द एंड प्लस
pre-received at the beginning. Therefore, subscription income for the year. As per इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. मैंने वर्क नोट बना दी. ठीक है, मैंने वर्क नोट बना दी. हो गया. चलो पहले सब्सक्रिप्शन कंप्लीट करते हैं. एवरीवन विथ मी. जो भी क्वेश्चन में दिया है, अगर वो टैलिड इंफॉर्मेशन है तो दो जगह पे, सॉरी, अगर वो टैलिड इंफॉर्मेशन है तो एक जगह पे, अगर वो अनटैलिड इंफॉर्मेशन है तो दो जगह पे. क्वेश्चन में तुम्हें दिया है सब्सक्रिप्शन टैलिड होगा या अनटैलिड होगा. पढ़ो जरा, सब्सक्रिप्शन कैसे होगा. रिसीव पेमेंट अकाउंट में दिया है मैडम. अगर कोई चीज रिसीव पेमेंट अकाउंट में दी होगी तो वो टैलिड होगी या अनटैलिड होगी. टैलिड. तो सब्सक्रिप्शन 80,000 कितने जगह पे जाएगा. दो जगह पे जाएगा, एक जगह पे जाएगा. एवरी आइटम ऑफ रिसीव पेमेंट एक जगह पे जाएगा. एवरी आइटम ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर एक जगह पे जाएगा. एवरी आइटम ऑफ बैलेंस शीट एक जगह पे जाएगा, बिकॉज वो टैलिड होते हैं. तो 80,000 एक जगह पे जाएगा. किधर जाएगा. वर्किंग नोट में. किधर जाएगा. वर्किंग नोट में. एक ही जगह पे जाएगा. इनकम में नहीं जाएगा, वर्किंग नोट में जाएगा, क्योंकि इनकम की वर्किंग नोट बनाई है. समझ में आ रहा है. एवरी आइटम ऑफ राइट ट्रायल बैलेंस टैलिड इंफॉर्मेशन वन इफेक्ट. समझ में आ रहा है. 80,000 किधर लिखा मैंने. 80,000 मैंने किधर लिखा. मैंने इनकम में लिखा. स्टेशनरी को 2 मिनट होल्ड करो, पहले सब्सक्रिप्शन कंप्लीट करते हैं. अच्छा, ये क्या है. पर्टिकुलर ये टैलिड इंफॉर्मेशन है, एडजस्टमेंट है. टैलिड है का. तो ये टैलिड है. ये क्या है. एडजस्टमेंट है. एवरी आइटम कितने जगह पे आएगा. दो जगह पे आएगा. चलो लेट्स स्टार्ट. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग. इनकम ढूंढने के लिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग, इनकम ढूंढने के लिए माइनस होगा. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग, इनकम ढूंढने के लिए माइनस होगा. लास्ट ईयर का इस ईयर में पैसे मिले होंगे. एंड दिस इज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. असेट होता है तो मैं असेट साइड पे लिख दूंगा. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,000 दो जगह पे गया. दो जगह पे गया. इनकम ढूंढने के लिए माइनस होगा. आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, इनकम ढूंढने के लिए माइनस होगा. एंड आउटस्टैंडिंग सबको पता है, आउटस्टैंडिंग इनकम एसेट होता है. ओपनिंग तो ओपनिंग वाला लिख दिया. फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड 7,500. इनकम ढूंढने के लिए क्या होगा. आउटस्टैंडिंग एट द एंड क्या होगा मैडम. ऐड होगा या माइनस होगा. इस ईयर के एंड में आउटस्टैंडिंग है तो ऐड होगा. इनकम ढूंढने के लिए ऐड होगा. आउटस्टैंडिंग एट द एंड, इनकम ढूंढने के लिए ऐड होगा. इनकम ढूंढने के लिए ऐड होगा. आउटस्टैंडिंग एट द एंड. बराबर. एंड सेकंड इफेक्ट कहां पे आएगा. आउटस्टैंडिंग इज असेट. असेट साइड पे लिखेंगे क्लोजिंग में 7,500. डन. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन डन. दो इफेक्ट आने चाहिए, दोनों दे दिए. ओपनिंग के दो, क्लोजिंग के दो. समझा क्या. आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, इनकम ढूंढने के लिए माइनस हुआ. आउटस्टैंडिंग एट द एंड, इनकम ढूंढने के लिए ऐड हुआ. और दोनों असेट्स होते हैं तो मैंने असेट साइड पे लिख दिया. ओपनिंग को ओपनिंग में लिख दिया, क्लोजिंग का क्लोजिंग में लिख दिया. एज सिंपल एज दैट. समझ में आ रहा है. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस्ड. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस्ड. ओपनिंग का 2,000, क्लोजिंग का 3,500. ओपनिंग का 2,000 ले लो. इनकम ढूंढने के लिए रिसीव एडवांस क्या होगा. ओपनिंग वाला रिसीव एडवांस क्या होगा. ऐड होगा. सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस ऐड होगा 2,000. इनकम ढूंढने के लिए 2,000 ऐड होगा. इनकम ढूंढने के लिए 2,000 क्या होगा. ऐड होगा. क्लियर है. तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. इस ईयर का पहले मिला था. इनकम ढूंढने के लिए क्या होगा. लास्ट ईयर में लायबिलिटी बोला था, इस ईयर में इनकम बोलेंगे. वो ऐड होगा. इनकम ढूंढने के लिए ऐड होगा. एंड सबको पता है रिसीव्ड एडवांस लायबिलिटी होता है, तो लायबिलिटी में लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस. बोलो कितना. 2,000. क्लियर है. देन दूसरा आइटम कौन सा दिया है. सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस एट द एंड.
एंड वाला रिसीव एडवांस एट द एंड, इनकम ढूंढने के लिए माइनस होगा। इस ईयर में नेक्स्ट ईयर का है ना, तो इस ईयर की इनकम नहीं नेक्स्ट ईयर की इनकम है, तो इनकम ढूंढने के लिए क्या होगा, माइनस सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस एट द एंड 3200 इनकम ढूंढने के लिए माइनस हुआ। एक इफेक्ट हो गया, एक इफेक्ट हो गया, वर्किंग नोट में इफेक्ट आ गया, इनकम ढूंढने के लिए माइनस हुआ। एंड रिसीव एडवांस क्या होता है, लायबिलिटी, क्लोजिंग वाला है तो क्लोजिंग में लिखेंगे 3200। समझ में आ रहा है कैसे इफेक्ट दे रहा हूं, डबल इफेक्ट कंप्लीट करने, याद रखना मैं हमेशा ऐसे ही सॉल्व करूंगा। मुझे बोलो व्हाट इज नाउ इनकम, अब इनकम मिल जाएगी तुम्हें कितना, 81,300 का, ये फर्स्ट इफेक्ट है वर्किंग नोट में, जो आंसर है वो फर्स्ट इफेक्ट है। सेकंड इफेक्ट इट इज इनकम, इनकम साइड पे जाएगा बाय सब्सक्रिप्शन इनकम 81,300। उन्होंने मुझे रिसेंट पेमेंट में दिया, मैंने एक ही जगह पे लिखा है, रिसेंट पेमेंट में उन्होंने मुझे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड दिया था, वो एक जगह पे लिखा है, बाकी सारी चीजें मैंने दो जगह पे लिखा है, बिकॉज वो अनटैलिड इंफॉर्मेशन है। रेफरेंस आएगा वर्किंग नोट नंबर 1। मैं हर चीज की वर्किंग नोट बनाऊंगा, मैं कुछ भी प्लस माइनस रिसेंट इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं करता। यू आर अ प्रोफेशनल, यू आर अपेयरिंग फॉर अ प्रोफेशनल एग्जाम, वो महाराष्ट्र बोर्ड वाले नहीं हो तुम लोग, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हम हर चीज की वर्किंग नोट करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है या नहीं है? नेक्स्ट, एनीवन हैज डाउट? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड रिसीट साइड पे दिया था, वर्किंग नोट में लिख दिया, क्योंकि मैंने इनकम ढूंढने की, रिसीट से इनकम ढूंढने की वर्किंग नोट बनाई है। फिर उन्होंने मुझे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया था, सब्सक्रिप्शन एडवांस दिया था, दोनों के दो दो इफेक्ट आ गए, क्योंकि वो एडजस्टमेंट में, हर एडजस्टमेंट के आइटम के दो इफेक्ट आएंगे। आउटस्टैंडिंग इनकम ढूंढने के लिए यूज किए, सब्सक्रिप्शन एडवांस इनकम ढूंढने के लिए यूज किए, एंड सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में आ गया, ओपनिंग वाला ओपनिंग, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग। क्लियर है? अच्छा, अब ध्यान देना, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आ रहा है स्टॉक स्टेशनरी। मैंने स्टेशनरी के लिए कितना पेमेंट किया है, 3000। अब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन। अगर तुम्हें पेमेंट साइड पे स्टेशनरी कुछ दिखता है, स्टेशनरी दिखता है, समझ में आ रहा है क्या, मेडिसिन दिखता है, एग्जांपल स्टेशनरी मेडिसिन वगैरह जिनका हम कंजम्पशन ढूंढते हैं, क्या ढूंढते हैं, कंजम्पशन। ध्यान देना, अगर तुम्हें पेमेंट साइड पे कुछ एक्सपेंसेस दिखते हैं, पेमेंट क्या हुआ दिखता है, एंड एडजस्टमेंट में उसके क्रेडिटर्स भी दिखते हैं। पेमेंट साइड पे क्या है, पेमेंट है, स्टेशनरी का पेमेंट है पेमेंट साइड पे, एंड एडजस्टमेंट में उसके क्रेडिटर्स दिए। तो याद रखना, ये पेमेंट, ये दिस पेमेंट इज नॉट परचेस, बट दिस इज पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स। ये पेमेंट परचेसेस नहीं है, ये क्रेडिटर्स का पेमेंट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर पेमेंट साइड पे पेमेंट दिखता है स्टेशनरी का, मेडिसिन का, एंड एडजस्टमेंट में वो तुम्हें क्रेडिटर्स की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग में या क्लोजिंग में, दोनों, तो याद रखना वो पेमेंट इज नॉट परचेसेस, बट इट इज पेमेंट। परचेस टू कैश एंट्री नहीं, वो परचेस टू कैश एंट्री नहीं 3000, क्रेडिटर्स टू कैश एंट्री। क्या एंट्री है, क्रेडिटर्स टू कैश। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अब ध्यान देना, वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। कैलकुलेशन ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड, फॉर्मूला सबको पता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस, बाजू में लिख रहा हूं, एक साइड लिख रहा हूं, एक साइड लिख रहा हूं, बीच में नहीं लिख रहा हूं, एक साइड लिख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इस साइड मुझे अकाउंट बनाना है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक, मैडम हाफ साइड का इधर और हाफ साइड इधर लिखने वाला हूं, समझ में आ रहा है क्या, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस, प्लस परचेसेस, समझ में आ रहा है क्या, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, therefore कंजम्पशन। एंड बाजू में मैं बना रहा हूं क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी,
कौन सा अकाउंट बना रहा हूं? क्रेडिटर्स अकाउंट। कौन सा अकाउंट बना रहा हूं? क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है, ये अकाउंट अब आएगा सिंगल एंट्री तक चलेगा, क्रेडिटर्स। ठीक है, क्रेडिटर्स अकाउंट। क्लियर है? चलो अब क्वेश्चन में जो दिया है वो लिख लेते हैं। पेमेंट साइड पे मतलब टैलीड इंफॉर्मेशन में 3000 का पेमेंट हुआ है। दिस इज नॉट परचेस टू कैश, दिस इज नॉट एंट्री परचेस टू कैश, दिस एंट्री इज क्रेडिटर्स टू कैश। कौन सी एंट्री है? क्रेडिटर्स टू कैश। क्रेडिटर्स अकाउंट एक ही जगह पे आएगा वो, क्योंकि रिसेंट पेमेंट में मतलब टैलीड इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है, सो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश कितना रहे? 3000 ना, एक जगह पे आएगा बिकॉज रिसेंट पेमेंट टैलीड इंफॉर्मेशन होता है, ट्रायल बैलेंस जैसे होता है हमारे रिसेंट पेमेंट, एक जगह पे आ गया। क्या एंट्री है? परचेस टू कैश नहीं है, मैंने परचेस में लिखा 3000, मैंने पेमेंट में लिखा है, मैंने बोला कि वो क्रेडिटर्स का पेमेंट है। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा चलो, उसके बाद क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है पढ़ो। उसके बाद उन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दी है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। अच्छा, स्टॉक क्या होता है? एसेट होता है। ओपनिंग स्टॉक कंजम्पशन ढूंढने के लिए काम में आएगा। ओपनिंग स्टॉक से कंजम्पशन ढूंढेंगे, 1500 का ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 500। दोनों के एक एक इफेक्ट हो गए। ये इंफॉर्मेशन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन, दो इफेक्ट आनी चाहिए। सेकंड इफेक्ट क्या आएगा? स्टॉक क्या होता है? एसेट्स। एसेट साइड पे लिखेंगे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। बोलो कितना? 1500 एंड 500। 1500 एंड 500, 1500 एंड 500। क्लियर है? 1500 एंड 500। स्टॉक, स्टॉक का यूज होता है कंजम्पशन ढूंढने के लिए, तो एक इफेक्ट कंजम्पशन के वर्किंग नोट में आ गया, दिख रहा है क्या? एंड दूसरा वो असेट्स होते हैं, स्टॉक इज असेट, इसलिए मैंने कहां पे लिख दिया? असेट में लिख दिया। दो इफेक्ट। अरे यस और नो? आगे पढ़ो क्या है। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, क्रेडिटर्स क्या होते हैं? लायबिलिटीज। क्रेडिटर्स क्या होते हैं? लायबिलिटीज। लिख दो लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स। ओपनिंग के 6000 क्रेडिटर्स, क्लोजिंग के 8000 क्रेडिटर्स। ओपनिंग के 6000 क्रेडिटर्स, क्लोजिंग के 8000 क्रेडिटर्स। एंड दिस इज वन इफेक्ट, ये एडिशनल एडजस्टमेंट है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। दो इफेक्ट होने चाहिए, एक इफेक्ट आगे दोनों के लायबिलिटी, सेकंड इफेक्ट हमने उनका अकाउंट किया। क्या किया है? अकाउंट। ओपनिंग क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में क्रेडिट बैलेंस होता है बाय ओपनिंग क्रेडिटर्स। ओपनिंग क्रेडिटर्स कितने हैं? 6000। क्लोजिंग क्रेडिटर्स अपोजिट साइड पे आएंगे, टू क्लोजिंग क्रेडिटर्स कितने? बोलो मुझे। 8000। दो इफेक्ट आ गए। क्रेडिटर्स के दो इफेक्ट आ गए, एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो क्रेडिटर्स दे उसके दो इफेक्ट आ गए। क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, लायबिलिटी में लिख दिया, एंड आई हैव टू कैलकुलेट, मैंने क्रेडिटर्स अकाउंट बनाया तो मैंने क्रेडिटर्स में डाल दिया। क्लियर है? अरे यस और नो? अब ध्यान देना, अब तुम्हें क्रेडिट साइड पे एक मिसिंग फिगर मिलेगी। कितनी मिसिंग फिगर आ रही है? 3 + 8 11 - 6 कितना रहा है? 5000। ये है तुम्हारे क्रेडिट परचेस। ये क्या है? क्रेडिट परचेस बाय परचेसेस, परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। क्या एंट्री है? परचेसेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। मैडम सोचो ना, पहले कितने देने थे? 6000 रुपए देने थे क्रेडिटर्स को बिगिनिंग में। बिगिनिंग में कितने क्रेडिटर्स को देने थे? 6000। साल भर में उधारी पे कितने परचेस किए? 5000। टोटल कितने क्रेडिटर्स हो गए? 11000। 11000 में से पेमेंट कितना किया? 3000। इसलिए क्लोजिंग में कितने क्रेडिटर्स बाकी? 8000। मेक सेंस? मेक सेंस? परचेस का सेकंड इफेक्ट आ गया। तो परचेस 3000 नहीं है, परचेस 5000 है। परचेस 3000 नहीं है, ये 3000 परचेस नहीं है, ये क्रेडिटर्स का पेमेंट है। अरे समझ में आ रहा है क्या? अरे यस और नो? ध्यान देना। तो लेट्स कैलकुलेट। 1500 का ओपनिंग स्टॉक, 5000 के क्रेडिट वाले परचेस, कैश परचेस दिए नहीं क्वेश्चन में, प्लस 6500 हो गया, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कंजम्पशन कितना आ गया? कंजम्पशन आ गया 6000। मार्क्स इसको मिलेंगे, और यही किया जाता है सिंगल एंट्री में, इससे ज्यादा काम आएगा इसका। कंजम्पशन, कंजम्पशन क्या होता है? दिस इज वन इफेक्ट ऑफ कंजम्पशन। दूसरा इफेक्ट आना चाहिए, कंजम्पशन इज एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर लिखेंगे टू स्टॉक टू स्टेशनरी कंज्यूम्ड, स्टेशनरी कंज्यूम। 6000 आ रहे,
वर्किंग नोट 2। समझा मैंने क्या किया, नहीं समझा? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड सब्सक्रिप्शन एडवांस्ड विल बी यूज्ड टू कैलकुलेट इनकम। रिसीट दिए तो इनकम ढूंढने के लिए, इनकम दिए तो रिसीट ढूंढने के लिए। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड सब्सक्रिप्शन रिसीट एडवांस्ड, ये दो चीजें होती है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड सब्सक्रिप्शन रिसीट एडवांस। इनका दो यूज करेंगे हमारे आंसर में। एक, अगर इनकम रिसीट दिए तो इनकम ढूंढने के लिए, अगर इनकम दिए तो रिसीट ढूंढने के लिए। क्वेश्चन कैसे भी हो सकते हैं। एंड दे आर बैलेंस शीट आइटम। एक है वर्किंग नोट, दूसरा वो बैलेंस शीट आइटम है, बराबर। ध्यान देना, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी के दो यूज है, दे आर असेट्स, बैलेंस शीट का आइटम है असेट्स, एंड दूसरा स्टॉक से क्या ढूंढा जाता है, कंजम्पशन। स्टॉक से क्या ढूंढा जाता है, तो एक वर्किंग नोट में इफेक्ट आएगा, दूसरा बैलेंस शीट में आएगा। एक इफेक्ट वर्किंग नोट में आएगा, दूसरा बैलेंस शीट में आएगा। क्रेडिटर्स दो इफेक्ट आएंगे। क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, लायबिलिटी बैलेंस शीट का आइटम है, एंड दूसरा क्रेडिटर्स से क्या मिलता है, परचेस। क्रेडिटर्स से क्या मिलता है, परचेस। डेटर से क्या मिलता है, सेल। क्रेडिटर से क्रेडिट परचेस मिलता है, सेल से क्रेडिट सेल मिलता है। इसमें सेल का कोई लेन देना नहीं होता इसमें। तो ध्यान देना, क्रेडिटर से हमें क्रेडिट परचेस मिलते हैं, एंड उस क्रेडिट परचेस से मैं कंजम्पशन ढूंढता हूं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज माय वर्किंग नोट। एनी वन हैज डाउट? हो गया, समझ में आ गया? अरे यस और नो, मैं कैसे इफेक्ट दे रहा हूं समझ में आ रहा है क्या सबको? गुड।